नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता। ये 3-4 महीने के लिए दिल्ली जाएंगी। यू नो शी इज कैरेड। हाँ अच्छा। हाँ यही तो बात है, पहला मौका है। दोनों लौटकर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगे ना चंदर? हाँ हाँ, जरूर से। फिर उस वक्त कोई बहाना ना बना देना। जरूर आऊंगा। कैलाश उतरकर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर झुककर चंदर के पांव छू लिए और रोकर बोली, चंदर अब बहुत टूट चुकी हूँ, अब हाथ ना खींच लेना। उसका गला रूंध गया। चंदन ने सुधा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कुछ भी नहीं बोला। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चंदर चुप क्यों हो? अब तो नफरत नहीं करोगे? मैं बहुत अभागी हूँ देवता। तुमने क्या बनाया था और अब क्या होगी? देखो, अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है। और फिर वह रो पड़ी। कैलाश कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीदकर वापस आ गया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। यह निश्चय हुआ कि जब कैलाश लौटेगा तो बजाय बम्बई से सीधा दिल्ली जाने के वह प्रयाग से होता हुआ जाएगा। गाड़ी चली तो चंदन ने कैलाश को बहुत प्यार से गले लगा लिया। जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर रही, सुधा सिर निकाले झांकती रही। प्लेटफॉर्म के बाहर भी पीली चांदनी में सुधा का फहराता हुआ आंचल दिखता रहा। धीरे धीरे वह एक सफेद बिंदु बनकर अदृश्य हो गया। गाड़ी एक विशाल अजगर की तरह चांदनी में रेंगती चली जा रही थी। जब मन में प्यार जाग जाता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाते हैं। अजब थी चंदर की किस्मत। इस बार तो सुधा गई थी तो उसके तन मन को एक गुलाबी नशे में सरोवर कर गई थी। चंदर उदास नहीं था, वह बेहद खुश था। खूब घूमता था और गर्मी के बावजूद खूब काम करता था। अपने पुराने नोट्स निकाल लिए थे और एक नई किताब की रूपरेखा सोच रहा था। उसे लगता था कि उसका पौरुष, उसकी शक्ति, उसका ओज, उसकी दृढ़ता सभी कुछ लौट आया है। उसे हरदम लगता कि गुलाबी पंखुड़ियों की एक छाया उसकी आत्मा को चूमती रहती है। वह जब कभी लेटता तो उसे लगता कि सुधा फूलों के धनुष की तरह उसके पलंग के आर पार पार्टी पर हाथ टेके बैठी है। उसे लगता कमरे में अब भी धूप की सौरभ लहरा रही है और हवाओं में सुधा के मधुर कंठ के श्लोक गूंज रहे हैं। 2 ही दिन में चंदर को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में जहाँ जो कुछ टूट फूट गया है वह सब संभल रहा है। वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा है। उसके मन का पूजा गृह खंडर हो चुका था। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़कर जीवन के वरदान से अभिषिक्त कर दिया है। पत्थर के बीच दबकर पिसे हुए पूजा गीत फिर से सस्वर हो उठे थे। मुरझाए हुए पूजा फूलों की पंखुड़ियों में फिर रस छलक आया था और रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिर का कंगूरा फिर सितारों से समझौता करने की तैयारी करने लगा था। चंदर की नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और ब्रज की बंसी की मधुराई पलकों में पलके डालकर नाच उठी थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा की आज्ञा से करता था। वह आत्मा सिवा सुधा के और भला किसी की थी? वह सुधामय हो रहा था। उसके कदम कदम में, बात बात में, सांस सांस में सुधा का प्यार फिर से लौट आया था। तीसरे दिन बिनती का एक पत्र आया। बिनती ने उसे दिल्ली बुलाया था और मामा जी भी चाहते थे कि चंदर कुछ दिन के लिए दिल्ली चला आए तो अच्छा है। चंदर के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया कि वह मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा और बिनती को
बहुत बहुत सा स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था। सुबह चंदर गंगा नहाता, नई पुस्तकें पढ़ता, अपने नोट्स दोहराता, दोपहर को सोता और रेडियो बजाता, शाम को घूमता और सिनेमा देखता, सोते वक्त कविताएं पढ़ता और सुधा के प्यार के बादलों में मुंह छिपाकर सो जाता। जिस दिन कैलाश जाने वाला था उसी दिन उसका एक पत्र आया कि वह और सुधा दिल्ली आ गए हैं। शंकर भैया और नीलू उसे पहुंचाने मुंबई जाएंगे। चंदर सुधा के इलाहाबाद जाने का जिक्र किसी को भी ना लिखे। यह उसके और चंदर के बीच की बात थी। खत के नीचे कुछ लाइनें थी। चंदर, राम राम। तुमने मुझे जो साड़ी दी थी वह क्या अपनी भाभी श्रीमती के नाप की थी? वह मेरे घुटनों तक आती है। बूढ़ी होकर घिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी। अच्छा, स्नेह। और जो तुमसे कहा आई हूँ उन बातों का ध्यान रहेगा ना? मेरी तंदुरुस्ती ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है। तुम्हारी सुधा। और हाँ, लाला जी, मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है कि शरणार्थी विभाग में प्रयाग के एक प्रोफेसर आने वाले हैं। कैलाश तो अब बम्बई चल दिया होगा। बम्बई के पते से उसने बधाई का एक तार भेज दिया और सुधा को एयरमेल से उसने एक खत भेजा जिसमें उसने बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था। लेकिन वह पसोपेस में पड़ गया। दिल्ली जाए या ना जाए, वह अपने अंतर्मन से सरकारी नौकरी का विरोधी था। उसे तत्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार में ज़्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर हर दृष्टिकोण से वह समाजवादियों के अधिक समीप था और अब वह सुधा से वायदा कर चुका था कि वह काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा। लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना उसके चरित्र के विरुद्ध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे। चंदर केंद्रीय सरकार के किसी ऊंचे पद पर आए, यह उनका सपना था। चंदर को कॉलेज की स्वच्छंद और ढीली नौकरी पसंद थी। अंत में उसने यह सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, बाद में फिर कॉलेज चला जाएगा। एक दिन रात को जब वह बिजली बुझाकर किताब बंद कर सीने पर रखकर सितारों को देख रहा था और सोच रहा था कि अब सुधा दिल्ली लौट गई होगी। अगर दिल्ली रह गया तो बंगले में किसी टिकाए जाएगी। इतने में किसी व्यक्ति ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को कौन आ सकता है, और वह भी साइकिल लेकर। उसने बिजली जला दी। तार वाला था। साइकिल खड़ी कर तार वाला लॉन पर चला गया और तार दे दिया। दस्तखत करके उसने लिफाफा फाड़ा। तार डॉक्टर साहब का था। लिखा था कि अगली ट्रेन में फौरन चले आओ। स्टेशन पर सरकारी कार होगी, सलेटी रंग की। उसके मन ने फौरन कहा, चंदर, हो गए तुम केंद्र में। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे जाती थी। 11 बजे थे। अभी 4 घंटे थे। उसने एक अटैची में कुछ अच्छे से अच्छे सूट रखे, किताबें रखी और मालिक का सहज कर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लेने की दिक्कत होती। ड्राइवर अब था नहीं, अतः नौकर की अटैची देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिल गया। चंदन ने सेकेंड क्लास का टिकट लिया और ठाठ से चला। कानपुर में उसने सादी चाय पी और इटवा में रेस्तोरां बार में जाकर खाना खाया। उसके बगल में मारवाड़ी दंपति बैठे थे जो सेकेंड क्लास का किराया खर्च करके प्रायश्चित स्वरूप एक
आने की पकौड़े और 2 आने की दाल मोठ से उधरपूर्ति कर रहे थे। हाथरस स्टेशन पर एक मजेदार घटना घटी। हाथरस में छोटी और बड़ी लाइनें क्रॉस करती हैं। छोटी लाइन ऊपर पुल पर खड़ी होती है। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर झांक कर देखा और निसंकोच उनके पृथुल उदर पर कर प्रहार करके कहा, हो देखो रेलगाड़ी के सिर पर रेलगाड़ी। सेठ एकदम चौंक कर जगे और उछल कर बोले, बाप रे बाप, उलट गई रेलगाड़ी, जल्दी सामान उतर। गए राम, ये तो जंगल है, कहते थे जेबर ना ले चल। चंदर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सेठ जी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गए। चंदर करवट बदल कर फिर पढ़ने लगा। इतने में ऊपर की गाड़ी से उतरकर कोई औरत हाथ में एक गठरी लिए आई और अंदर ज्यों ही घुसी कि मारवाड़ी बोला, बुढ़ी यह सेकंड क्लास है, होए सेकंड थर्ड तो सब गोविंद की माया है बच्चा। चंदर का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा गोविंद जी की माया का वर्णन और विश्लेषण करते हुए रेल के डब्बों के वशीकरण को भी मायाजाल बताना शायद भागवतकार की दिव्य दृष्टि से संभव होगा। लेकिन यह भी मारवाड़ी कोई सुधा तो था नहीं कि वैष्णव साहित्य और गोविंद जी की माया का भक्त होता। जब उसने कहा, गार्ड साहब को बुलाऊं, तो बुढ़िया गरज उठी, बस बस चल हुआ से, गार्ड का तोर दम दामाद लगत है, जान बुलाइयो मोट का कद्दू। चंदर हंस पड़ा, कम से कम गाली की नवीनता पर। दूसरी बात, गाड़ी उस समय ब्रज क्षेत्र में थी। वहाँ यह अवधि का सफल वक्ता कौन है? उसने घूमकर देखा। एक बुढ़िया थी, सिर मुड़ाए। उसने कहीं देखा है उसे। कहाँ जाओगे माई? कानपुर जावे, लेकिन यह गाड़ी तो दिल्ली जाएगी। तुहू बोलियो टुप से, हम ऐसे धमकावे में नया आयत, ई कानपुर जई। उसने हाथ नचाकर चंदर से कहा और फिर जाने क्यों रुक गई और चंदर की ओर देखने लगी। फिर बोली, अरे चंदर बिटवा, कहाँ से आवत हो तू? ओ बुआ जी है। सिर मुड़ा लिया तो पहचान में ही नहीं आती। चंदन ने फौरन उठकर पाँव छुए। बुआ जी वृंदावन से आ रही थी। वह बैठ गई, बोली, ओ नटनिया मर गई कि अबहिन है? कौन? वही बिनती। मरेगी क्यों भैया? सुकुल तो हमार कुल डूबे दहीन, लेकिन जैसे वो हमरी बिटिया के मड़वा तरे से उठाए लेहिन, वैसे भगवान चाहो तो उन्हों का लड़की से समझे। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआ जी बोली, अब हमें का करे के होए? हम सब मोह माया त्याग दिया, लेकिन हमारे त्याग में कुछ ही सामर्थ है तो सुकुल को बदला मिले ही। कानपुर की गाड़ी आई तो चंदर खुद उन्हें बिठा लाया। विचित्र थी बुआ जी, बेचारी कभी समझ ही नहीं पाई कि बिनती को उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार किया या अपकार। और मजा तो यह है कि एक ही वाक्य के पूर्वार्ध में माया मोह से विरक्ति की घोषणा और उत्तरार्ध में दुर्वासा का साप। हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने कहीं भी मिलने मुश्किल हैं। इतने में चंदर की गाड़ी ने सीटी दी। वह भागा। बुआजी ने चंदर का ख्याल छोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू कर दिया। वह दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले भी वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहल भी दूसरी थी। गाड़ी घंटा भर लेट थी। 9 बज चुके थे। अगर मोटर न मिली तो भी इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंदर को विशेष दिक्कत न होती। लेकिन ज्यों ही वह प्लेटफार्म से बाहर निकला तो उसने देखा कि जहाँ सरकारी की बड़ी सर्च लाइट लगी है, ठीक उसी के नीचे सलेटी रंग की शानदार कार खड़ी थी, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था
और सामने तिरंगा। आगे लाल वर्दी पहने एक खानसमा बैठा है और पीछे एक सिख ड्राइवर खड़ा है। चंदर का सूट चाहे जितना अच्छा हो लेकिन इस शान के लायक तो नहीं ही था। फिर भी वह बड़े रूप से गया और ड्राइवर से बोला, यह किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या यह डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हुजूर। एकदम उसका स्वर बदल गया। आप ही उनके लड़के हैं, चंदर बहादुर साहब। उसने उतरकर सलाम किया, दरवाजा खोला, चंदर बैठ गया। कुली को एक अटैची के लिए एक अठन्नी दी, मोटर उड़ चली। चंदर बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राज मुकुट और राष्ट्रीय ध्वज से सुशोभित मोटर पर खानसामे के साथ चढ़ने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय त्रिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस क्राउन का शासनदम उसके मन को उड़ाए लिए जा रहा है। चंदर तन कर बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद स्वयं उसे अपने मन पर हंसी आ गई। फिर वह सोचने लगा कि जिन लोगों के हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटरों और खानसामों ने उनके हृदय को इस तरह बदल दिया है। वे भी तो बेचारे आदमी हैं, इतने दिनों में प्रभुता के प्यासे। बेकार हम लोग उन्हें गाली देते हैं। फिर चंदर उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पोटिको में रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग का बना हुआ था। खानसामे ने उतरकर दरवाजा खोला। चंदर उतर पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। दरवाजा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थी। चंदर का दिल धक से हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती, अच्छी तो हो? चंदर ने पूछा। आओ चंदर, बिनती ने कहा और अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और चंदर की बाह पकड़कर सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर घबरा गया। क्या बात है, बताओ ना, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर हैं। तब क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? चंदन ने बिनती के सिर पर हाथ रखकर पूछा। उसे लगा जैसे इस समस्त वातावरण पर किसी बड़े भयानक मृत्युदूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है, बताते क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली। दीदी, सुधा दीदी। चंदर को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिनती कुछ नहीं बोली। उसे ऊपर ले गई और कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी। कमरे के अंदर की रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफेद पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। चंदर का भीतर पांव रखते ही नर्स ने आंख के इशारे से कहा, बाहर जाइए। चंदर ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे भी उठकर चले आए। क्या हुआ सुधा को? चंदन ने बहुत व्याकुल, बहुत कातर स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, चुपचाप चंदर के कंधे पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में आए और बहुत भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंदर। और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंदन ने फिर उतने ही दुखी स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंदर की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, एवसान। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंदर का कंधा पकड़कर बोले, चंदर, किसी तरह बचाओ सुधा को। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। अब बचेगी नहीं, परसों से होश नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंदर उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लीडिंग फिर शुरू हो गई और नाड़ी डूब रही है, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। और वह लौट गई।
डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बड़ी निराश थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूँ चंदर, अभी आता हूँ। चंदर ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो चंदर। चंदन ने सुना ही नहीं। यह क्या हुआ बिनती? उसने घबराई आवाज में पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुबह जीजाजी गए, दोपहर में पापा ऑफिस गए थे। मैं सो रही थी, सहसा जीजी चीखी। मैं जागी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी है। मैंने जल्दी से फोन किया, पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद से पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और बिनती रो पड़ी। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा। खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उनके साथ 3 डॉक्टर थे और एक नर्स। डॉक्टर्स ने करीब 10 मिनट देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत बेहौल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराइए मत, घबराइए मत। अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक खून जाएगा। नब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन देते हैं अभी। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। बिनती और चंदर चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर स्वर में करहाना शुरू किया। उन कराहों में जैसे उनका कलेजा उल्टा आता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले आए और चंदर से बोले, वहीमेंट ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे से सुधा की दर्दनाक कराहें उड़ती थी और सन्नाटे में छटपटाने लगती थी। अगर अपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा हो तभी आप उसका अनुमान कर सकते हैं उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गई। फिर सहसा इस बुरी तरह से सुधा चीखी जैसे गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में मंडराने लगी। बिनती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था वह। पापा लौट कर आए। हम लोग देख सकते हैं? चंदन ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लीडिंग खत्म है। नर्स अभी कपड़े बदल दे तो चलेंगे। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदन ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियों का रंग रक्तहीन श्वेत हो जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा गया था और आंखों जैसे बाहर निकली पड़ी थी। खून इतना अधिक बह गया था कि लगता था बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मढ़ दी गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदन ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होंठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए ही उसने करवट बदली, फिर कढ़ाई और सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पोंछते पोंछते 1 बज गया। बिनती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे, आज नर्स है ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थी। सबके कहने पर